ये इम्पोर्टेंट करना है कि आपको जो चाहिए उसके लिए काम कीजिए, सिर्फ उसके बारे में सोचिए नहीं 70-80% आ जाएगा, कैसे आएगा उसके बारे में सोचिए, वही बताइए। अब वो जरूरी है, हमको बताने की जरूरत नहीं है, वो आग आपके अंदर लगना चाहिए। जैसे आपके पीछे अगर हम माचिस का तिल्ली जला देंगे तो पूछिए किसी से कि भागे कि नहीं भागे, आग जल रहा है मेरे पीछे, किसी से पूछने जाइएगा नहीं, पहले भागिएगा वहां से, बाद में पूछिए कि जलाया कौन था। आदित्य पूछे गए तो वो जब तक आपके अंदर से वो चीज नहीं आएगा ना कि हमको वो चाहिए, हमको वो 80% 90% जो भी आपका लक्ष्य है वो हमको चाहिए, वो आपके अंदर आग लगना चाहिए, फिर पूछना नहीं पड़ेगा, फिर आप खुद भागिएगा उसके पीछे, एकदम तेजी से भागिएगा। देखिए लाइफ प्रोसेस जो है वो चैप्टर में इसमें हम बात करें तो कौन कौन सी चीजें जो है मुख्य बातें होंगी लाइफ प्रोसेस में। पहला चीज को होगा न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना, न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा होगी कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस में लाइफ जो है वो किसको यहाँ पर डिनोट कर रहा है। लाइफ का मतलब होता है कि वो चीज है जो नॉन लिविंग है उससे उसको डिफरेंशिएट किया जा रहा है, उसको अलग किया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है कि किस बेसिस पर लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर बताया जाएगा आपको। कहने का मतलब एक लिविंग बॉडी और एक नॉन लिविंग बॉडी में क्या डिफरेंस है, उसके ये सब क्या है, आधार है। तो बेसिक है ये चीजें, 11-12 में आएगा तो थोड़ा सा और एलोबरेट करके बताया जाएगा आपको, लेकिन बेसिक चीजें जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं, जो डिसाइड करती हैं, डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं कि कोई चीज लिविंग है और कोई चीज नॉन लिविंग है। तो डिसाइडिंग फैक्टर में सबसे पहला आता है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म जो है वही फिर बाद में जाके बनता है डाइजेशन। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के दो सब यूनिट्स हैं, एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म और एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म दो पार्ट में बढ़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम कुछ खाना खाएं, है ना, तो खाना हम कुछ भी खाएंगे, रोटी चावल दाल जो भी खाना खाया गया वो कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में, और स्टमक में जाकर क्या होगा, उसका डाइजेशन। अब जब उसका डाइजेशन होगा तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे वो कहाँ पहुंच जाएंगे, डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू ब्लड के अंदर। और जैसे ही ब्लड के अंदर जाएंगे, ब्लड का काम क्या होगा, ब्लड का काम होगा उसको ट्रांसपोर्ट कर देना, पूरे शरीर के जितने भी भाग हैं उसमें पहुंचा देना, सर्कुलेट कर देना। अब जैसे ही वो न्यूट्रिएंट्स पूरे शरीर में अलग अलग जगह पे पहुंचेंगे वो अपना काम सेल के अंदर जाकर दिखाएंगे। तो दो तरह का काम होगा उन न्यूट्रिएंट्स का, एक तो शरीर को एनर्जी देना, जैसे जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए क्या चाहिए होगा, एनर्जी लगेगा, अगर नहीं एनर्जी होगा तो बोल नहीं पाएगा कोई। तो हर बार आपको कोई भी काम करने के लिए, सोचने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, इवन सोते टाइम भी आपको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि पूरा बॉडी जो है हमेशा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, हमेशा वर्क कर रहा है। तो जब वर्क कर रहा है उस समय हमको क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा। एनर्जी कहाँ से मिलेगा, खाने से। और खाना जब टूटेगा, अब किस तरह से टूटता है खाना ये समझिए। खाना जो है, जो भी आप खाइएगा वो फाइनली कहाँ पहुंचता है, C6H12O6 में, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। आप जो भी चीज खा रहे हैं वो फाइनली इसी में पहुंचता है, चाहे आप रोटी खाइए, चाहे आप मुर्गा खाइए, चाहे मछली खाइए, कुछ भी खाइए, प्रोटीन खाइए, फैट खाइए या फिर कार्बोहाइड्रेट खाइए, कुछ भी जब खाइएगा तो फाइनली टूट के वो कहाँ पहुंचता है, ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज जैसे सब यूनिट्स में पहुंचता है। और जब ये सेल में जाता है तो याद कीजिए, सेल में क्या होता है, सेल में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस कहा जाता है। तो इसको सेल के अंदर पहुंचाया कौन, ब्लड। बना कहाँ पे था ये, डाइजेशन के थ्रू, ये आपके डाइजेशन के थ्रू, ये इसोफेगस वाले पाइप में, है ना, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, वहां बना और फिर वहां से कहाँ पहुंचा, माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्टेशन करती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो है इसका क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, और जैसे ही ये टूटेगा क्या बना देगा, ये बना देगा CO2 और प्लस H2O, समझे। अब ये टूट रहा है तो ये टूट कहाँ पे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कुछ पार्ट इसका साइटोप्लाज्म में भी टूटता है। तो जैसे ही यहाँ पे ATP बन गया, तो ये ATP बना कैसे है, नहीं वो तो ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन है। ये ATP बना कैसे है, इसके टूटने से। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलिज्म।
मेटाबॉलिज्म का सेंस मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेस में जा रहा है उसको तोड़ के आपको एनर्जी उससे मिल जाएगा। दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होगा, जो ग्लूकोज अंदर गया है उसका काम होगा बिल्डिंग करने का, बनाने का। जैसे आज से 10 साल पहले आप इतने सो होंगे छोटे से, और 10 साल बाद आप इतने बड़े हो गए। कैसे हो गए? कभी सोचने का सर टाइम नहीं मिलता है सब, तब फुर्सत कहाँ। इसलिए हो पाए हैं क्योंकि रेगुलरली आपको फूड दिया जा रहा है, और जो फूड आपके अंदर जा रहा है वो फूड, आप लोग पूछते हैं ना कि सर मोटा कैसे होंगे, जो फूड आपके अंदर जा रहा है उसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो आपके एनर्जी में खर्च में चला जाता है। आप कितना दौड़ रहे हैं, कितना भाग रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, जितने भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उसमें क्या हो जाता है, वो टूट टूट के आपको एनर्जी देगा। जैसे कोई दौड़ रहा है, रोज दौड़ रहा है, तो क्या होगा, उसको उस दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, फूड से। मान लीजिए कोई दिन भर बैठा हुआ है, कुछ नहीं दौड़ रहा है, और दोनों आदमी को 2-2 रोटी खिलाएंगे 3 टाइम, सुबह शाम रात, तो बताइए क्या होगा। जो बैठा हुआ है व्यक्ति, उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं दिख रही है, तो जो खाना अंदर गया है उसका बहुत सारा पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, टूट के एनर्जी तो देगा, लेकिन बहुत सारा पार्ट बचा भी रह जाएगा क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो जो बचा हुआ पार्ट है वो अब क्या करेगा, वो डिपोजिशन शुरू करेगा, वो शरीर में डिपोजिट होगा, यानी कि शरीर बनाने का काम करेगा, शरीर में वृद्धि करेगा, शरीर में डेवलपमेंट करेगा। समझ में आया? तो जो डेवलपमेंट होता है वो भी किस पे आधारित है, फूड पे आधारित है। तो जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म। क्लियर हुआ? अरे समझ में आया? शरीर बनाने के लिए भी फूड चाहिए और एनर्जी के लिए भी फूड चाहिए। तो अगर आप मोटा होने चाहते हैं तो आपको ज्यादा खाना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपल, और चुपचाप रोज सूतना पड़ेगा, क्योंकि भागिएगा दौड़िएगा तो उसमें एनर्जी खर्च होगा। आया समझ में? और दूसरा फैक्टर ये भी होता है कि एक एज भी आता है, एज फैक्टर भी होता है, जब हार्मोन जो है वो सीक्रेट होते हैं इस तरीके के, जो क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक में ज्यादा मदद करते हैं, है ना। ये जो अभी का आपका एज है, ये आपके शरीर के डेवलपमेंट का एज है, तो ज्यादातर एनर्जी आपके डेवलपमेंट में खर्च हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हड्डी अभी आपका बढ़ रहा होगा, हड्डी का जो लेंथ है, बोन का जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा, तो इंक्रीमेंट में भी एनर्जी चाहिए होगा। तो आप ज्यादा मोटे नहीं देखिएगा, जो कम उम्र के बच्चे हैं, 17-18 साल तक के बच्चे, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो पतले ही होते हैं, ज्यादातर बच्चे, कुछ एक बच्चे ही होंगे जो मोटे दिखाई देंगे आपको। कारण यही होता है कि वो एज ऐसा है जिसमें हार्मोन सिर्फ किस लिए जनरेट हो रहा है, इसलिए ताकि आपका जो साइज है, साइज इन द सेंस लेंथ, बॉडी का जो लेंथ है वो क्या हो सके, बढ़ सके। दूसरा, आप जिस एज में है उस एज में क्या होता है, मुस्कुरा कह रहे हैं आप लोग, हमको दिख रहा है क्या है, ये मोटे थोड़ी हैं आप लोग, क्या लग रहा है कि मोटे हैं, हमको तो नहीं लगता है कि मोटे हैं, आप लोग के रेस्पेक्ट में हैं, लेकिन हमको कहीं से भी मोटे दिखाई नहीं देते। आप लोग इसका मतलब मोटा आदमी नहीं देखते हैं, बुरा मान के तो लग रहा है वो आपको, क्या क्या कर देंगे। पढ़ाई पे आप लोग कुछ ध्यान नहीं है, कुछ भी बोला जाता है उसका मीनिंग ढूंढने में बैठ जाते हैं। ध्यान से सुनिए क्या कहा जा रहा है, ये नॉर्मल है, मोटे में नहीं आएंगे, बात ध्यान रखिएगा। उसी जगह आप लोग हमको भी कहिए कि आप भी मोटे हैं, फिट है, मोटे नहीं है, फिट है। अच्छा, वो आपको मोटे दिखाई दे रहा है, हम बोले उसको और फिट है, जिम जा रहा हूं। अभी जिम का उम्र नहीं है, जिम हमेशा कम से कम 22-25 साल के बाद जिम नहीं जाइएगा, हाइट रुक जाएगा, भूल के भी नहीं जाइएगा जिम। शारीरिक एक्सरसाइज कभी 25 के बाद 22, कम से कम 22 नहीं तो 25, समझ गए। वेट लिफ्टिंग नहीं करना है भाई। C6H12O6, ये बात समझ गए, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये कहाँ से निकल के आ रहा है, ये डाइजेशन में हो रहा है। जब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप के हो सकते हैं जी, तो अगर बड़े बड़े स्तर पे बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, एक बनाने वाले और एक खाने वाले, है ना। एक बनाने वाला को क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक, और जो खाने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में कौन कौन आते हैं, जितने भी क्लोरोफिल बेस्ड जो हैं वो सारे आते हैं। कौन कौन आएंगे इसमें, साइनोबैक्टीरिया आएगा,
हम सुने हैं ब्लू ग्रीन एल्गी समुद्र में ज़्यादातर मिलते हैं। इसके अलावा जिनके पास क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल एल्गी में मौजूद है, प्लांटी में आएगा। तो प्लांटी में लगभग जितने भी आते हैं सब है ना। अगर आपको 9 में कुछ भी याद हो तो डिफरेंशिएशन किया गया था वहाँ पे, है ना। पूछिए। फोटोसिंथेसिस के अलावा भी फूड बनाता है क्या, जो अपने से फूड बनाता है? नाम सल्फर बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया है ना, उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल नहीं, बिना फोटोसिंथेसिस के। हाँ वही बता रहे हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया जो है उसमें बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है, थोड़ा छोटे स्तर का क्लोरोफिल होगा। जो प्लांट में क्लोरोफिल होता है उससे थोड़ा सा अलग होता है, मतलब थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स होता है। उसको क्लोरोफिल ए और बी बोलते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें इसमें कि सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाहर से फूड के ऊपर ऐसे केमिकल्स गिराते हैं, है ना। वो उससे क्या होगा, फूड जो है टूटेगा और टूटने से उनको एनर्जी मिल जाएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब उसमें क्लोरोफिल में क्या यूज होता है, उसमें सनलाइट को ट्रैप किया जाता है। वो भी सनलाइट को ही ट्रैप करते हैं, लेकिन कार्य किसके ऊपर होता है, सल्फर प्रोडक्ट्स तो होता है। तो सनलाइट ट्रैप करने वाला काम